हेलो एवरीवन। तो हमारा एनालिसिस शुरू करने के पहले ये फ्लोपो बिजनेस न्यूज़लेटर है। इसी न्यूज़लेटर से हम आजकल अपने सारे एनालिसिस करते हैं और बहुत ही हाई क्वालिटी न्यूज़लेटर है। हमारे जो लेटेस्ट वीडियोस में जो आप डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं वो यही लोग बनाते हैं। अगर आप लोग एफर्ट कर सकते हैं तो ज़रूर ले लीजिएगा, बहुत अच्छा न्यूज़लेटर है। चलिए, जय हिंद फ्रेंड्स। तो फिर शुरू करते हैं अभी आज का एनालिसिस। आज अपन एनालाइज करने वाले हैं रेडिंगटन स्टॉक को। जो रेडिंगटन है काफ़ी पॉपुलर कंपनी है और इसका जो है रेड फ्लैग रिपोर्ट निकाली है फ्लोबो बिजनेस ने। हमारी काफ़ी पसंद की कंपनी है। रेड फ्लैग रिपोर्ट निकाला है इनके ऊपर, तो पढ़ने लायक होगा ये। चलिए, ये जो है ये रिपोर्ट को बारे में डिस्क्लेमर दे देते हैं। ये जो है ये इन्फॉर्मेशन पर्पसेस के लिए कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप अपना रिस्क एपेटाइट देख करके ही इन्वेस्टमेंट प्लान क्रिएट करें अपने लिए। ठीक। चलिए, तो क्या रेड फ्लैग दिया है इन्होंने। हमारे काफ़ी पसंद की ब्रांड है, पसंद की कंपनी है ओवरऑल। तो समझते हैं। फाइनेंशियल एंड मार्जिन प्रेशर। इस कंपनी पे मार्जिन प्रेशर है, मतलब बोलना चाहिए कंपनी का जो है ओवरऑल जो प्रोडक्ट है जितने का है उसको जो वो लोग बेच रहे हैं, तो जो प्रॉफिट आ रहा है उसके बीच में जो है डिफरेंस जो है थोड़ा सा कम होता जा रहा है, जो मार्जिन इरोजन बोल रहे हैं इसी को। और स्टेबिलिटी कंसर्न है, तो कंपनी हैज फेस चैलेंजेस रिगार्डिंग इरोजन एंड स्टेबिलिटी ऑफ इट्स ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन्स। ठीक। और इसी में ही हम देख सकते हैं हाई वॉल्यूम लो मार्जिन बिजनेस इनका। हाई वॉल्यूम लो मार्जिन बिजनेस लाइक टेक्नोलॉजी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इवन माई। और इसमें क्या होता है, जो बिजनेस में बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम, कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा कस्टमर्स हों लेकिन लो मार्जिन हो, तो बिजनेस क्या होते हैं ना, जैसे इनका है टेक्नोलॉजी डिस्ट्रीब्यूशन का, थोड़ा सा इवन छोटा सा भी अगर किसी तरह का माइनर कोई प्रेशर आता है वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर देता है। तो इन्वेस्टर्स को इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब वॉलेटिलिटी इन फॉरेन एक्सचेंज इम्पैक्ट। रेडिंगटन को जो है वो सिग्निफिकेंटली फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेक्स का जो है लॉसेज ड्यू टू इंटरनेशनल ऑपरेशंस। कंपनी जो की चूँकि इंटरनेशनल मार्केट में अपना प्रोडक्ट सप्लाई करती है, तो वहाँ के जो इतने भी फ्लक्चुएशन होते हैं उसके कारण कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। ठीक। उसके बाद है वैल्यूएशन एंड ग्रोथ कंसर्न। कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो अभी हाई है, इसको अपन अभी स्टडी करेंगे। इसमें ओवर वैल्यूड बता रहे हैं कंपनी को ये। ठीक है, इसको अपन आगे और डिटेल में स्टडी करेंगे। बिलो पार ग्रोथ रेट्स हैं। व्हाइल कंपनी हैज डेमोन्स्ट्रेट ग्रोथ, इट्स फाइनेंशियल ग्रोथ मेट्रिक्स लाइक रेवेन्यू एंड नेट इनकम ग्रोथ हैव टाइम्स लैग बिहाइंड द ब्रॉडर इंडस्ट्री एवरेज ओवर मल्टी ईयर पीरियड। मतलब की है कि जो इसके दूसरे ग्रोथ मेट्रिक्स हैं, यानी रेवेन्यू हो गया, नेट इनकम ग्रोथ हो गया, ये दूसरे जो कंपनी के ओवरऑल जो इंडस्ट्री एवरेज है उसके मुकाबले कम है, तो अंडर परफॉर्मेंस है रिलेटेड टू द पीयर। ठीक। तो ये एक बात है। उसके बाद बिजनेस एंड ऑपरेशनल रिस्क समझते हैं। इसमें डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी डिस्ट्रीब्यूशन। जो रेडिंगटन है उसमें टेक्नोलॉजी डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, तो रेडिंगटन प्राइमरी बिजनेस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट मींस इज हेवीली रिलायंट ऑन स्ट्रॉन्ग टाइज विद इंटरनेशनल ग्लोबल मेजर ग्लोबल ब्रांड। तो यानी ग्लोबल ब्रांड के साथ में इनके टाइज बहुत ज़्यादा इनकी प्रॉफिटेबिलिटी और कंपनी के जो बेसिकली ओवरऑल हेल्थ है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो इनका जो है बेसिकली ओईएम्स हैं, है ना, जिसमें कि ग्लोबल ब्रांड्स ओईएम एंड इज ससेप्टेबल टू शिफ्ट देयर स्ट्रेटजी एंड चेंज डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। तो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के ऊपर जो है काम करने की जरूरत है। इसमें फिर वर्नेबिलिटी टू सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन। लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूटर अ कंपनी इज इनहेरेंटली एक्सपोज टू ग्लोबल सप्लाई चेन रिस्क इंक्लूडिंग लॉजिस्टिक्स बॉटलनेक, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी इश्यूज एंड चेंजेस इन ग्लोबल ट्रेड पॉलिसीज और टैरिफ्स। ये समझने वाली चीज़ है ये। ठीक है, क्या है सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन। वर्नेबिलिटी मतलब कहने का मतलब ये है कि जो इनकी सप्लाई चेन है उसमें जो भी रिस्क हैं वो भी इन्होंने कंसिडरेशन में ले रखा है इस कंपनी की रिपोर्ट में। और इंटेंस कंपटीशन है। इसमें क्या है, कंपनी जो है टेक्नोलॉजी डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस में है, तो सप्लाई चेन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मार्केट इज हाईली कम्पिटेटिव मार्केट है। लो बैरियर टू एंट्री है फॉर स्मॉल प्लेयर्स एंड कंसिस्टेंट प्रेशर फ्रॉम लार्ज established इंटरनेशनल competitors. दिस इंस्टेंटली कैन कीप प्राइसिंग competitive एंड कंस्ट्रेन मार्जिन एक्सपेंशन। जो है लो बैरियर ऑफ एंट्री होने के कारण कोई भी इसमें एंटर कर सकता है, मतलब कम पैसे में एंट्री हो सकती है। इस वजह से ये जो है ये बेसिकली हाईली कम्पिटिटिव हो गया है। अब क्या है इसमें इन्वेस्टर्स को क्यों कॉशियस रहना चाहिए, तो लो मार्जिन डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है जो अभी अपन ने समझा। रिजर्व इन मार्जिन है इनके। सिक्लिकल एंड टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस रिस्क है, जिसमें प्रोडक्ट साइकिल और डिमांड ट्रेंड चेंज होता रहता है, उसके बेसिस पर है। बाकी आप इनको अगर सब्सक्राइब करे रहेंगे अगर इनके फ्लो ऑफ बिजनेस न्यूज़लेटर को, तो आपके ईमेल आईडी पे ये पूरी रिपोर्ट आया करेगी। हम आपको हाईली सजेस्ट करेंगे, बहुत अच्छा न्यूज़लेटर है, कई साल से हम इसको पढ़ रहे हैं, काफ़ी अच्छी रिपोर्ट बनाते हैं। इसके बाद है एक्सटर्नल इकोनॉमिक सेंसिटिविटी। फॉरेक्स रिस्क की बात इन्होंने बताई, वो है। फिर उसके बाद मार्केट सेंटिमेंट है, प्राइस वॉलिटिलिटी, जिसमें कि मार्केट प्राइस वॉलिटिलिटी में सिग्निफिकेंट वॉलिटिलिटी है। ठीक। तो ये है ओवरऑल इसकी स्टोरी यहाँ पे।
तो इन्होंने कंपनी के ऊपर कुछ रेड फ्लैग्स दिए हैं। आउट एंड आउट ये नहीं कहा है कि कंपनी इन्वेस्टेबल है या नहीं है, बट ये बताया है कि ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब अपन थोड़ा सा देख लेते हैं इनके प्रॉफिट्स वगैरह को। तो अगर अपन यहाँ पे देखें तो 350 करोड़ का लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिट था, उसके लिए 233 करोड़ का, फिर उसके लिए 918 करोड़ का, फिर उसके बाद 403 करोड़। तो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है, ऑल दो प्रॉफिट गिरे हैं बीच में, फिर उसके बाद वापस बढ़ने की कोशिश हुई है। फ्लक्चुएशन से प्रॉफिट है बट स्टिल ठीक है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर अपन बात करें तो 1821 करोड़ का है, जो कि ओवरऑल देखिए बढ़ते जा रहा है प्रॉफिट लगातार। ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ है। डिविडेंड पे और 33% का किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर अपन बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ठीक ठाक है, उसी रेंज में है। पिछले 3 साल से 2000 करोड़ के ऊपर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इनका रहा है देखने में। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेसिकली इनके कोर ऑपरेशन है जो इसमें इनका प्रॉफिट आ रहा है। अब अगर अपन देखें कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो ओवरऑल नेट नेगेटिव कैश फ्लो है -332 करोड़ का। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इनका सबसे हाईएस्ट नेगेटिव कैश फ्लो है, वो है 1171 करोड़ का। और अगर अपन देखें यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मात्र 293 करोड़ का है। ये थोड़ा सा कंसर्न का इशू है, क्योंकि इसके पहले आप देखिए मार्च 2023 में तो ये ओवरऑल बहुत ज़्यादा नेगेटिव में चले गए थे, -3234 करोड़ पे। इस साइड यहाँ अगर अपन देखें तो 1079 करोड़ पर है। तो इस चीज़ का अपने को बहुत ध्यान रखना है। और ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसमें से कैश जो है काफ़ी कम आ रहा है इनको। ओवरऑल यहाँ नेट नेगेटिव कैश फ्लो बन गया है। ठीक है, अब अगर अपन देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न पे तो 61.81% की शेयर होल्डिंग पैटर्न है यहाँ पे। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है, यहाँ पे सारा का सारा यहाँ हमें एफ के पास दिख रहा है। तो एक बार अपन देखते हैं एफ में सबसे ज़्यादा होल्डिंग किसकी है। तो सेनेक्स टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के पास इनका 24.12% की होल्डिंग है। और उसके बाद ठीक है, इसमें अगर अपन देखें, ओके, इंटरेस्टिंग बात है। देखिए यहाँ पे 61.1%, यहाँ ओवरऑल इन्होंने पूरी चीज़ें नहीं बताई हैं। बट अगर अपन इसमें और डीप स्टडी करना चाहें तो कर सकते हैं कि इनकी ओवरऑल होल्डिंग किनके किनके पास है, क्योंकि देखिए प्रमोटर्स के पास तो यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। ठीक है, अगर अपन डीआईएस की बात करें तो 16.97% की डीआईएस की होल्डिंग है। डीआईएस में अपन देख सकते हैं होल्डिंग किनके किनके पास है। तो एचडीएफसी स्मॉल कैप ने होल्ड कर रखा है। आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर आप लोग म्यूचुअल फंड्स को एनालाइज करते होंगे, और अगर नहीं करते होंगे तो चैनल पर हम अपना एनालिसिस में करने वाले हैं आगे चल के कि कौन से स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड्स होल्ड कर रहे हैं, इनका एनालिसिस करेंगे अपन। बाकी इसमें भी आप लोग ऐसे आकर देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे होल्डिंग कितने सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो इनको होल्ड किए हुए हैं। तो मतलब ओवरऑल सबसे ज़्यादा होल्डिंग जो हमें यहाँ दिख रही है वो दिख रही है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड की। ठीक है, तो ये एक बात है। अब गवर्नमेंट की होल्डिंग 0.05% की और पब्लिक होल्डिंग है 21.17% की। तो ये है इस तरीके से होल्डिंग ओवरऑल। अब आ जाते हैं अपन इनके चार्ट पे। चार्ट की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अभी चल रहा है 292 रुपीज़ पे। और एक मेजर मेजर यहाँ पे अपने को बेसिकली रेजिस्टेंस ऊपर दिख रहा है, रेजिस्टेंस ब्लॉक बन गया है वीकली बेसिस पे। तो हम काफ़ी ज़्यादा इसमें कॉशियस रहेंगे। बाकी कंपनी ठीक है, अभी भी हेल्दी है एक तरीके से, बस थोड़ा कंपटीशन फेस कर रही है, बट ओवरऑल ठीक है कंपनी। तो 317 के बाद हम कुछ भी प्लान कर रहे हैं, उसके पहले तो नहीं। बट वही है, कंपनी को देखेंगे और साथ ही साथ में इनकी जो रेड फ्लैग रिपोर्ट है अपडेट होती रहती है। तो चूंकि हम इनके सब्सक्राइबर हैं तो ये लोग हमको नया जब रिपोर्ट भेजेंगे तो उसका हम अपडेट आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करेंगे। अभी तो 317 तक हम कुछ भी इसमें प्लान नहीं कर रहे हैं। तो इसमें इतना ही है, फिर नेक्स्ट में मिलते हैं फिर आप लोगों से। ओके।